अस्सलामुअलैकुम। तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन और आलम इस्लाम का रद्द-ए-अमल, तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद के हालात, तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद अहले मगरब किस तरफ जा रहे हैं, बड़ी ताकतें कहाँ जा रही हैं, अमन के ठेकेदारों का क्या रोल बनता है, बैनुल-अक़वामी ताकतें उसमें रूस और चीन की हैरान कुन एंट्री हो रही है। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका ने पहले ही एक स्टांस लिया था। लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और ख़ास तौर पर इस व्लॉग में मैं तस्करा करूँगा आलम इस्लाम और अरब दुनिया का रद्द-ए-अमल। बहुत ही ख़ास होने जा रहा है ये व्लॉग। इसके 3 ऐसे बनेंगे इंशाल्लाह। पहले ऐसे में हम इसको महदूद रखते हैं क्योंकि वो टॉपिक इतने ज़्यादा हैं, मौज़ूआत इस कदर ज़्यादा हैं, उनको फैलाना नहीं है। पहले ऐसे में ज़रा आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम में जो इस वक्त बड़ी लीडिंग पावर्स हैं उनमें तुर्की के सदर उर्दगान ने भी अब कुछ रद्द-ए-अमल दिया है, सरगोशियों से बात आगे बढ़ी है। सऊदी अरब के शहजादे ने भी बात की है, अमीर कतर के साथ अर्दोगान की बात भी हुई है और सऊदी अरब के शहजादे की बात हुई है। यूएई ने, अमारात ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया। ये सारी बातें इस व्लॉग में होंगी इंशाल्लाह। जम रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा कि इस वीडियो में आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ आएंगे, इंशाल्लाह रखे जाएंगे जो शायद मीडिया पर, मुख्तलिफ मीडिया चैनल से, ट्विटर से, बहुत सी जगहों से मैंने अर्करेज़ी करके ये सारा मवाद आपके लिए इकट्ठा किया है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, ये सोफिस्टिकेटेड स्माइल इसको कहते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसे मेरी सोफिस्टिकेटेड स्माइल समझिएगा। मुस्कुराने का वक्त है नहीं है लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ। सोफिस्टिकेटेड स्माइल, मैं उस मुज़्ज़क़ा खेज़ी पर मुस्कुरा रहा हूँ कि अभी आपके सामने रखूँगा। आप भी थोड़ा सा रोने के लिए और थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए भी तैयार रहिएगा। इस व्लॉग में शायद आपको कुछ रोने का मौका भी मिलेगा और थोड़ा सा कुछ मुस्कुराने का भी मौका मिलेगा। हमास के इसराइल पर हमले के बाद मशरक़ के वस्ता में एक बार फिर अदम इस्तेकाम और तकसीम का शिकार है यह इलाका, जबकि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का मामला सऊदी अरब का पसे पुष्ट जाते हुए दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हो रहे थे, अमेरिका ने एंट्री मारी थी और वो बिल्कुल करीब करीब थे, बल्कि इसराइली ख़वातीन को, जो ख़वातीन को गोरी रंगत वाली, नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाली ख़वातीन को हमारे अरब शहजादों के महलों में देखा जा रहा था। इसलिए मैंने कहा था मुस्कुराने और रोने के लिए भी तैयार रहिए। अब ज़रा सा मुस्कुराइए या रोइए, कुछ जो आपकी मर्जी है वो कीजिए मेरे दोस्तों। एक जानब ईरान और शाम हमास की हमायत में बोले हैं, ईरान और शाम हमास की हमायत में बोले हैं, और दूसरी जानब सऊदी अरब के वलीयद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ, मिस्र और उर्दन के साथ भी इस बारे से बातचीत की है। उसने क्या बात की है और ईरान ने क्या बात की है, ये भी आगे इंशाल्लाह इसका भी तफसीली ज़िक्र आएगा। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मंगल के दिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से बातचीत में कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के हकूक़ और उनकी उम्मीदों और अज़ाइम और अमन के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर ने कहा है कि जो यरगमाल बनाए गए हैं इसराइल के फौजी हमास की जानब से, उनके हवाले से इंसानी हकूक़ का ख्याल रखने का मशवरा दिया है सऊदी यूएई के शहजादे ने। ये आपस में एक ही हैं तकरीबन, इनकी ये जो सऊदी शहजादा हैं, अमीर कतर है, अमीर जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, ये इनके रिश्ते हैं एक दूसरे से। बहरहाल आगे चलते हैं ज़रा। बुध को अरब लीग का इजलास बुलाया गया है, जबकि ईरान और इराक ने फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC का इजलास बुलाया है। हमास की जानिब से इसराइल पर होने वाले हालिया हमला एक ऐसे वक्त में सामने आया है मेरे दोस्तों, जब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का चर्चा था। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा।
सऊदी अरब की जानिब से हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा की के दो रियासती हल यानी फ़लस्तीन और शाम के इसराइल के क़याम, इसराइली रियासत और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसके साथ बेदखल होने वाले फ़लस्तीनियों की दोबारा वहाँ पर आबादकारी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आप खुद कर लीजिए, फ़लस्तीनी रियासत तो एक लीगल रियासत है, सदियों से वहाँ पर कायम है, लेकिन यहाँ पर इजरायली रियासत आया। लीगल है कि उस रियासत का काम क्या, इजरायली रियासत लीगल है भी या नहीं है, इसके बारे में इस्लामी दुनिया की उसकी लीगलिटी पर, उसकी एथेंटिसिटी पर इजरायली रियासत के सवाल हैं। कैसे ये रियासत, आप देखें जंग कभी भी होती है तो जंग जो होती है वो आप जंग का फैसला करते हैं, आप जंग करने का फैसला करते हैं, आप कोई बिजनेस करने का फैसला करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करते हैं, किसी हवाले से आप फैसला करते हैं, वो आपका फैसला होता है। नताइज आपके फैसले के मुताबिक नहीं हुआ करते, बाज़ औक़ात वो दूररास नताइज उसके मुख्तलिफ आते हैं। जिस तरह इसराइली रियासत के का क़याम एक ख्वाब देख के कुछ नताइज, वो फैसला जिन लोगों ने किया था इसराइली रियासत के क़याम का, और इस रियासत के क़याम के ममदो मावन भी थे, सहूलतकार भी थे, मावनकार भी थे। उसके बाद ये इजरायली रियासत उन मफादात को काफ़ी हद तक, काफ़ी तवील अरसा 70-75 साल से जो उनकी उम्मीदें बंदी थी, जो चाहते थे कि यह रियासत बैन अवी सतह पर यह किरदार अदा करेगी, वो किरदार अदा करती रही है। इसराइल ने वो किरदार यकीनन अदा किया है। अब उसका किरदार क्या होगा आइंदा के लिए, इस हवाले से यहाँ पर जिगजैग बन रही है कि शायद वैसा ना हो सके। बहरहाल इसीलिए खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है इस हवाले से, क्योंकि अब रूस और चाइना ने भी एंट्री मारी है। कुछ अरब मुल्कों के कुछ वफूद मॉस्को की तरफ उड़ान भरी है उन्होंने अचानक 2 दिन पहले, तो वहां पर भी कुछ गुफ्तगू हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी उसमें भी चाइना और रूस की जानब से एक रद्द अमल आया है। बहरहाल वो इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है, इस वक्त हम जरा इस्लामिक वर्ल्ड और अरब दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मशरक़ के वस्ता पर नज़र रखने वाले एक तजियाकार, BBC के एक तजियाकार ने यह कहा है, खुसूसन हमास के हमले के बाद उसने कहा कि यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या आप सऊदी अरब और इसराइल के बामी ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें दम तोड़ जाएंगी या इसमें तातुल आएगा। इस सवाल की जानब से गजा की पट्टी पर की जाने वाली बमबारी की वजह से और भी यह सवाल अहम हो जाता है। सन 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे, फ्लाइटें चलनी शुरू हुई थी। मैंने गोरी जल्द वाली लड़कियों का जिक्र किया, नीली नीली आंखों वाली, सुनहरे बालों वाली, ये यूरोप से आकर आबाद हुई है, होने वाली नस्ल है जो इसराइल में आकर आबाद की गई है। तो गोरी जल्द वाली लड़कियां, सुनहरे बालों वाली और नीली आंखों वाली ख़वातीन जो है उनको मुसलमान मुल्कों के, कुछ हमारे अरब मुल्कों के शहजादे उनके हुस्न पर फरेख्ता हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ भी है, क्योंकि इन मुल्कों के मैंने बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात की बहाली के साथ ही उनकी फ़्लाइट्स तेल अवीव के लिए चलनी शुरू हो गई थी और तेल अवीव से UAE की तरफ फ्लाइट्स आती थी। उनमें इसराइली विजिट के लिए विजिट वीज़ा भी उनको दिए जाने लगे और उन विजिट वीज़ा पर आने वाली ज़्यादा लड़कियां हुआ करती थी, वही गोरी रंगत वाली, सुनहरे बालों वाली और नीली नीली आंखों वाली। ये भी खबरें हैं कि इन नीली नीली आंखों और गोरे बालों वाली लड़कियों के यहाँ के अरबों के शाही खानदानों तक उनकी रसाई है। अब वो मनकुआ हैं या गैर मनकुआ हैं, मैंने शुरू में कहा था थोड़ा सा हंसने और रोने के लिए तैयार रहिएगा, तो अब आपकी मर्जी है, आप हंसते हैं या अब बात यही है वो ऐसे ही रहा है तो थोड़ा सा हंस लें। अगर रोने का मूड है थोड़े से आंसू भी बहा लें। मैं आखिर में अगर आंसू, अभी मैं मुस्कुरा के ही आगे चलूँगा, आखिर में अगर आंसू बहाने होंगे तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के आखिर में 2-4 आंसू में भी आपके साथ बहा दूंगा, माजरत के साथ।
वो दो चार आंसू स्वाब दरैन हासिल करने के लिए बनाऊंगा, क्योंकि इधर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इंसानी हकूक के हवाले से बात की है और स्वाब दरैन हासिल किया है। मैं किस किस बात पर आंसू, किस बात पर और आंसू किस बात पर बहाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे दोस्तों। मुझे आप बताइए, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं रोऊं कहाँ पे और हंसूं कहाँ पे? तो फिर मैं आपके मशवरे के मुताबिक आंसू भी बहा लूंगा और थोड़ा सा मुस्कुराने की भी कोशिश करूंगा। हमारे मोहतरम फजल रहमान साहब ने जरा टॉपिक से हटते हैं जरा मोहतरम, क्योंकि मेरे देखने वाले ज्यादा पाकिस्तानी है, इस वाले से मैं बात करूंगा। उनका ये बयान वीडियो उन्होंने एक जारी की है और वीडियो बयान में उन्होंने मशवरा दिया है हमास वालों को कि इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए और उनके साथ वो जो लोग उन्होंने यरगमाल बनाए हैं इजरायली फौजी, उनके साथ एहसन सलूक किया जाए। इस हवाले से मौलाना आगे से मुख्तलिफ हदीस का भी हमें भी पता है, आपको भी पता है, हवाले दिए जा सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद कैदियों के साथ अलबदर के हुस्न सलूक की मिसालें दी जाएंगी। हमें पहले पता है, मैं आपको बता देता हूं, हमें पता है क्या किया था जंग बदर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वैसे जंग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यह भी कहा हुआ है कि जानवरों पर भी कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए जंग के बाद। अगर आपके कब्जे में आए, उनके जानवरों को, उनकी खेती बाड़ी को जलाना नहीं है, रस्तों का भी ख्याल रखना है, वहां के परिंदों चिरिंदों का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औरतों बच्चों के वाले में भी कहा है। मौलाना फजल रहमान साहब, आप बजा फरमा रहे हैं, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इन फलस्तीनियों के भी कोई हकूक हैं या नहीं है? पहली बात तो यह है कि यह जमीन है किसकी? ये फलस्तीन और इसराइल जिस इलाकों और जिन इलाकों पर काबज करके ये एक इलीगल स्टेट बनाई गई थी, पहले मौलाना फजल रहमान साहब जरा उसके बैकग्राउंड का भी तज़किरा फरमा दीजिए। फिर मौलाना फजल रहमान साहब, अब तक इस जंग में आपको यह भी पता है कि कितने फलस्तीनी भी की भी गर्दनें कटी हैं, बच्चों, औरतों, बूढ़ों पर गोलियां भी चली हैं, वो मरे हैं, उनकी लाशें घसीटी गई हैं। आप टोनी ब्लेयर की सिस्टर इन लॉ है लॉरान बूथ, वो इस्लाम ले आई है। इंग्लैंड के साबिक वज़ीर आज़म की लॉरान बूथ, वो फलस्तीन के हवाले से उसने बड़ा काम किया है। मैं सलूट करता हूं उस अजीम खातून को, वो लॉरान बूथ को। लॉरान बूथ इस्लाम ले आई है, उसने विजिट किया है, इसराइल भी विजिट किया है और फलस्तीन के भी तमाम इलाके उसने विजिट किए हैं। उसकी और इस बार उसकी स्पीचेस भी हैं। लंदन में उसका प्रोटेस्ट है, उसमें आप वो देखें, उसकी स्पीचेस आप सुन लें, 2-3 स्पीचेस आप वैसे ही सुन लें लॉरान बूथ की, वो आपको पूरे हालात बनाएगी। फिर मैं कहूँगा अब रोने का वक्त आ गया है। उसकी स्पीचेस आप जरूर सुनिएगा, तो फिर देखिएगा कि ये अब रोने का वक्त है या हंसने का। वहां हो क्या रहा है फलस्तीन में? तो मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी गैरत उस वक्त कहां मर गई थी, कहां जगह थे आप? आपने उन फलस्तीनियों की गिरती हुई लाशों, उन मासूम बच्चों पर, मासूम बच्चे खड़े हैं, वीडियोज हैं, टाइम्स मैगजीन में, वॉल स्ट्रीट में, ये छुपी हुई तस्वीर हैं और इंटरनेशनल मीडिया में वो वीडियो शक्ल में शायद नहीं होंगे, लेकिन आप टाइम्स के सबका शुमारे देखें, न्यूज वीक को देखें, वेस्टर्न मीडिया के न्यूज पेपर्स, वो न्यूज़पेपर जिनके ऑनर भी जू हैं, यहूदी हैं, उन्होंने जो तस्वीर शायद की है, खुदा के लिए उनको देख लो। बच्चे खड़े हैं, छोटी सी मासूम बच्ची, छोटा सा मासूम बच्चा इजरायली फौजी के कदमों में, उसे भी मार दिया गया। तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब कहां थे? इंसानी हुकूक पर उस वक्त ही काश आप बात कर लेते। टॉपिक से जरा मैं हटा हूं, मौलाना फजल रहमान बीच में आ गया था, तो मैं आगे नहीं, मुझ पे ये फतवे लगा देंगे। मैं इतना ताकतवर आदमी तो ही नहीं, वैसे भी मेरी ही जान खतरे में ही होती है, अल्लाह माफ़ करे। मैं सच बोलता हूँ और सच बोलने की जुर्म में कभी भी होगी तो मैं गुजारिश यही करूँगा, यहाँ गोली मारिएगा, इधर ना मारिएगा, पीठ में ना मारिएगा, जो भी मारें तो उधर ही मुझे जेल शेल ना लेके जाओ, सीधे गोली मार देना। बाद में वही करूँगा जो मैंने करनी है इंशाल्लाह, जो मैं महसूस करूँगा वही मैं बयान करूँगा। आगे चलते हैं। अगर हालिया महीनों में अमेरिका की कोशिशों की वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात की बहाली के लिए मुसलसल मुज़ाकरात होते जा रहे हैं। अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सऊदी अरब से ये तारीखी अमन मुआहदा हासिल कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें सियासी और मुआशी फ़ायदों के साथ साथ अरब और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब की अहमियत की वजह से अलामती तौर पर
काफ़ी अहम कामयाबी हासिल हो जाएगी। एक बात, मेरा ये जुमला पूरा सुनिएगा, मैं रिपीट कर लेता हूं। अगर इसराइली वज़ीर आज़म बिल्कुल ऐसे ही होगा, नेतन्याहू सऊदी अरब को, क्योंकि मुसलमान बहुत इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं, तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुल्क तकरीबन सऊदी अरब का उनका किरदार क्या है, उनको अपना हुक्मरान ही समझते हैं और उसकी इत्ताअत को नागुज़ीर समझते हैं। उसमें पैसा भी एक वजह है और भी वजह है, मक्का और मदीना का उनके कंट्रोल में होना भी इस बात की एक वजह। बहरहाल, अगर नेतन्याहू सऊदी अरब से यह तारीखी अमन मुआहदा या ताल्लुकात की बारी में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें सियासी और माशी फ़ायदे हासिल होंगे और दूसरी आलम इस्लाम में भी उनकी रसाई बढ़ जाएगी, बल्कि पाकिस्तान तक भी आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ तो अपने फैसले ये यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर तो वो एक गुमनाम ताकत है जो ये फैसले करती है, फिर वो पता नहीं है वो क्या फैसला करेगी। दूसरी जानब यह मुआहदा अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए दूसरी सदारती मुद्दत के लिए मुंतखब होने के लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। अमेरिका के भी प्रेसिडेंशियल आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में अमेरिका वालों को भी ऐसी उनका जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको एक नारा चाहिए होता है, तो ये वाकई बहुत ही कामयाबी वाला नारा होगा। वैसे जो बाइडन का कुब निकल आया है, पता नहीं है कितने, वैसे शैतान जल्दी मरते नहीं हैं, उनकी उम्र वैसे लंबी होती है, अमूमन यही देखने में आया है। तो बहरहाल मैं उस बारे में कुछ कहता नहीं हूं, आगे चलते हैं। सितंबर में अमरीकी का नशरियाती इदारा है फॉक्स न्यूज़, उसके चीफ पॉलिटिकल एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर, उसका नाम है ब्रेट बायर, उसको एक इंटरव्यू दिया था मोहम्मद बिन सुलेमान ने, और मोहम्मद बिन सुलेमान ने ब्रेट बायर को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने कहा था कि हर रोज हम सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामूल पर आने के ताल्लुकात के मुआहदे के करीब आते जा रहे हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान के अल्फाज हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर भी जमे रहिएगा, थकिएगा नहीं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मजीद यह भी कहा था कि अगर हम ऐसे किसी मुआहदे तक पहुंचने में कोई पेशरफ्त करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे फ़लस्तीनियों को उनके हकूक मिले और खित्ते को पुरअमन बनाया जाए तो हम किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम आरात तक जाओगे, वो आरात तक नहीं जा। अब मैं आता हूं आखिरी हिस्से में। ये सऊदी अरब के हवाले से यूएई और अमीर कतर, इनकी आपस में भी बातें हुई हैं, टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, बात वही हो रही है, ख़त्म होगी कि गोरे गोरे बालों वाली, नीली नीली आंखों वाली, लंबे कद वाली, दुबली पतली, वो अपने मखसूस लिबास का भी आपको पता है, वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, आप बड़े शरारती हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। इस तरह की खूबसूरत सीनाएं अरबों की सरजमीन पर आजकल वाक करती हैं, सुबह शाम दुबई के सैलों पर। तो आगे नतीजा अब ये कौन है और क्यों आई हैं यहाँ पर, आगे आप खुद कर लीजिए। और बहुत से ऐसे भी हैं, मैं हक़ाइक़ में आऊँगा, मुझे तो सारा पता है, लेकिन मुझे बिल्कुल बयान ही ना कर दिया जाए तो मुझे कुछ ऐसी हकीकतों का, वो सारी हकीकतों से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आगाह भी हूँ और उस पर मातम भी कर सकता हूँ, मैं उस पर मुस्कुराया नहीं जा सकता। मुस्कुरा मैं रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने मुस्कुराने और रोने की बात की। ये सोफिस्टिकेटेड स्माइल या ये जो मुस्कुराहट ला के मैं बात कर रहा हूँ, ये इन कार्टूनों, इन गलीज, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो शैतान इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों की, ओवरऑल में सब की बात कर रहा हूँ, हमारे ऊपर जो गासिब बन के बैठे हुए हैं, इनसे किसी अच्छाई की हम क्या उम्मीद रखेंगे। उनके किरदार इस कदर नंगे हैं और ये हमारी बदकिस्मती है, अलग ही यकीनन इसमें भी नाराज़गी है। हम तायब हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा अजाब किसी कौम पर पता है, ये ज़ल्ज़ले, सैलाब, ये कुदरती आफतें, ये छोटे अजाब होते हैं, ये बड़ा अजाब नहीं होता। पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, तुर्की में अर्थक्वेक आया, ये आया, सुनामी आया, इंडोनेशिया के, मलेशिया के बहुत से इलाके, लोग, ये छोटे छोटे अजाब हैं, ये बड़ा अजाब नहीं है। सबसे बड़ा अजाब वो जालिम हुक्मरान होते हैं। अच्छा, किसी भी कौम पर सबसे बड़ा अजाब जो अल्लाह की तरफ से होता है, मेरे ख्याल में वो जालिम हुक्मरान होते हैं। वो इन तूफानों से, इन जल्जलों से बड़ा अजाब होते हैं, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं।
जलजले से पाकिस्तान का कुछ इलाका मुतासर हुआ, कुछ लोग शहीद हुए, हमें दुख हुआ उनकी लाशें देखकर। ये छोटा अजाब था। बाकी मुल्क का निज़ाम कुछ अरसे बाद दोबारा चलने शुरू हो गया। लेकिन ये जालिम, नायल और खबीस हुक्मरानों वाला जो अजाब है, ये जब किसी कौम पर आ जाता है, सदियों के हिसाब से वो कौम खड्डे में, उससे निचले खड्डे में, उसके निचले नीचे की तरफ पस्ती की इंतहाई गहराइयों तक वो कौम चली जाती है। हम पर इनकी वजह से आज ये अजाब आया हुआ है इस्लामी दुनिया पर। तैयब उर्दगान ने भी फोन किया है अमीर कतर को और इस तरह की कुछ पेशरफ्त की है। बहरहाल ईरान का जो रद्द-ए-अमल आया उस पर बात करूंगा। अब ये जंग एक्सपेंड होती जा रही है और उनके लिए गजा में रहने वाले लोगों के लिए एक महफूज रास्ता है, और इसराइल ने कहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि उस रास्ते से मिस्र की तरफ भाग जाओ। वो उसकी वेस्ट बैंक का जो इलाका है या गजा स्ट्रिप का जो आखिरी कोना है, खान यूनुस का जो इलाका है, वहां से जो मिस्र के साथ गजा स्ट्रिप की सरहद थोड़ी सी मिलती है, वहां से आप भागे और मिस्र में जाए, मिस्र की तरफ कूच करें। क्योंकि हम कॉपरेटेड बमिंग करने लगे हैं अपने हथियारों के जरिए से, और एक दो दिन में यह सिलसिला शुरू होगा तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। एक बात, गजा में रहने वाले जो मजलूम फलस्तीनी हैं जिनका और कोई ठिकाना नहीं है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एक तरफ इसराइल है। सिर्फ एक ही रास्ता है उनका कि वो अगर कहीं जा सकते हैं तो वो इजिप्ट जा सकते हैं। कितने लोग जाने में कामयाब होते हैं? वो इलाका खुला छोड़ा हुआ है, बाकी मुहासरा कर लिया गया है, वहां का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है इसराइली फौजों ने। अमेरिका भी उनकी मदद के लिए आ गया है। जर्मनी, इंग्लैंड की तरफ से भी असलहा के बड़े बड़े जहाज भी वहां पर पहुंचे हैं, जदीद असलहा लेकर, जदीद गने, असला, बारूद, सारा कुछ लेके। और उसकी स्मेल जो है पूरे गजा में फैल चुकी है पहले ही। उसकी एक जगह पर 1500 का उन्होंने कहा है, 1500 लाशों का कहा है। यहां पर जो खबरें आ रही हैं कि 1000 फलस्तीनी, और जो मीडिया दिखा रहा है वो आम मीडिया ये दिखा रहा है कि 1000 फलस्तीनी और तकरीबन 1200 इजरायली उनकी अमवात का कह रहा है। जबकि इसराइल ने यह कहा है जी कि गजा स्ट्रिप से, गजा और इसराइल बॉर्डर से 1500 फलस्तीनियों की लाशें उन्होंने वहां पर पाई हैं, 1500 फलस्तीनियों की। इस जंग में अभी तक अमेरिका के भी 12-13 लोगों के मरने की खबर है, बरतानिया के भी तकरीबन 12 लोगों के गायब होने की, फिलिपाइन के कुछ लोग भी हैं, और अहले मगरब के कुछ और मुल्कों के भी कुछ लोगों की, इलाकों की भी इस जंग में खबर है। सबसे ज्यादा इलाकें, एक क्लब था वहां पर एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था, तो जब इन्होंने हमास के की जानब से रॉकेट फेंके गए तो कुछ रॉकेट उस इमारत पर गिरे। वहां पर शराब और कबाब और सरूर की महफल थी, और ये एक मिसाइल सीधा वहां जाकर गिरा। उस वक्त उस क्लब में यहाँ पर ये म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था, वहां पर वो कहते हैं जी कि 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे, और वो तकरीबन इसीलिए ज्यादा हलाकतें हुई हैं कि वो सारे के सारे, या उनमें से अक्सर लोग वहां पर वो मारे गए थे, और उसमें इस वजह से उधर हलाकतें एक ही जगह पर वो बहुत ज्यादा हलाकतें हुई थी। इसके अलावा भी ओवरऑल अब लुबनान की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से भी मुआज खुला है। ईरान ने सपोर्ट का कहा है। अब इस हवाले से यह भी आ रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या पाकिस्तान का भी एक रोल बनेगा। यह किस्त मेरे ख्याल में अब बोर ना हो जाए, यही ख़त्म करते हैं। अगली एपिसोड में मैं पाकिस्तान का जो रोल बनेगा और ईरान के हवाले से जो बातें हो रही हैं चमगोइयाँ, उस पर भी बात करूँगा। चाइना और रूस की जो एंट्री हुई है आइंदा अगली वीडियो में उस पर भी बात करूँगा। और क्या ये फ़लस्तीन का और इसराइल का ये कन्फ्लिक्ट, इसके कंक्लूजन पर भी बात करूँगा कि ये कहाँ ख़त्म होने वाला है। अपना तजिया भी दूंगा और बैन अवी तजियाकारों की राय भी आपकी खिदमत में रखूँगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आलम इस्लाम का महफूज व नगहबान हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम, हमास के मज़लूम हमारे भाइयों का, उन्होंने एक बहुत बड़े ख़तरनाक महाज पे हाथ डाला है, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं की जा सकती हैं। मैं दुआ कर सकता हूँ। तो बाकी मौलाना फजल रहमान साहब भी सवाब दरैन हासिल करने की उन्होंने बात की है। मैं वो सवाब दरैन हासिल करने की बात मेरे दोस्तों नहीं कर सकता। इंसानी हकूक़ का यकीनन ख्याल रखना चाहिए, इंसानी हकूक़ का, लेकिन इंसानी हकूक़ का ख्याल दोनों तरफ से रखा जाता है, और उसके लिए जो अमन कायम करने के, अमन के बैन अवी ठेकेदार हैं,
उनका भी अब रोल बनेगा, और उनका जब रोल बनेगा तो उसमें इस्लामी दुनिया का एक रोल बनेगा। तो देखना यह है कि इस्लामी दुनिया के मौजूदा हमारे गलीज और बेगैरत हुक्मरान किस हद तक प्रेशर डाल सकते हैं अमन के बैन-अवी बदमाशों और ठेकेदारों पर, कि फ़लस्तीनियों पर जो मुसलसल 80-90-70-75 साल से तकरीबन और उन पर जो आफात टूटी हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं और उनके साथ जो जुल्म हुए हैं, ताकि उनका कोई मदावा और कोई मुनासिब हल निकलेगा। इस बात की हम भी हमायत करते हैं। यहाँ इंसानी हुकूक की हम बात करेंगे। आपसे भी मैं कहूँगा कि दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, और ख़ास तौर पर इन दिनों में अपने हमास के और फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका मुहफ़्फ़िज़ और निगहबान हो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगली वीडियो इससे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।